गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग अपनी सेल की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ पार्ट 4। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल 97 से लेकर 106 ऑफ ऑर्डर 21 जो डील करता है रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू डिक्री होल्डर और परचेसर। यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ पर मतलब कि जो डिक्री होल्डर है या फिर परचेसर है, इनको पोजीशन में जाने से अगर जजमेंट डेटर रेजिस्ट करता है तो ये प्रोविजंस काम आती है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच रूल। रूल नंबर 97, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो डिक्री होल्डर है या फिर परचेसर है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिनके फेवर में कोर्ट ने कहा है कि इन पर्सन को यहाँ पोजीशन में रखा जा सकता है, ठीक है, और इनके फेवर में जो प्रॉपर्टी है सोल्ड की गई है, और यहाँ जजमेंट डेटर या फिर उसके रिलेटेड कोई पर्सन है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है इन पर्सन को फ्रॉम हैविंग द पोजीशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो डिक्री होल्डर है या फिर अनादर परचेसर है वो यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं टू द कोर्ट कंप्लेनिंग सच रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये एप्लीकेशन मिलने के बाद कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट शैल प्रोसीड टू एडजुडिकेट अपॉन एप्लीकेशन। कोर्ट इस एप्लीकेशन को एडजुडिकेशन करने की ट्राई करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन हियर एंड कंटेन। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग प्रोविजन जो प्रोविजन इसके अकॉर्डिंग है, कोर्ट अपनी एडजुडिकेशन की प्रोसीजर शुरू कर देगा। रूल 98, ऑर्डर्स आफ्टर एडजुडिकेशन। सब रूल फर्स्ट ये कहता है कि अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन रेफर्ड टू इन रूल नंबर 101 हम लोग पढ़ेंगे, द कोर्ट शैल इन अकॉर्डेंस विद द डिटर्मिनेशन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल सेकेंड। क्या करेगा कोर्ट? एक ऑर्डर निकालेगा अलाउइंग द एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन दैट द एप्लीकेंट बी पुट इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और डिसमिसिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, कोर्ट या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, अलाउ कर लेगा, या फिर डिसमिस कर लेगा उस एप्लीकेशन को। देन कोर्ट क्या कर सकता है? पास सच ऑर्डर एज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस मे डीम्स फिट। और कोर्ट यहाँ पर कोई एक ऐसी ऑर्डर पास कर देगा कि जो यहाँ नेसेसरी है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर। सब रूल सेकेंड ये कहता है कि वेयर अपॉन सच डिटर्मिनेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन वॉज ओकेजन्ड विदाउट एनी जस्ट कॉज बाय द जजमेंट डेटर और बाय सम अदर पर्सन एट हिज इंस्टिगेशन or in his behalf or by the transferee or by any transferee where such transfer was made during the pendency of suit or execution proceeding, it shall direct the applicant to be put into the possession of the property. तो ये क्या कह रहा है यहाँ तक समझ लीजिए। यहाँ ये आधा हिस्सा हो चुका है सब रूल सेकेंड का। ये सब रूल क्या कह रहा है कि अगर यहाँ कोर्ट के सामने डिटर्मिनेशन के लिए कोई एप्लीकेशन आता है और कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता है कि यहाँ डिक्री जजमेंट डेटर या फिर एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन ने रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है डिक्री होल्डर को, या फिर जो ट्रांसफरी है एट द पेंडिंग ऑफ द सूट जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई थी, इट शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेंट बी पुट इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेंट जो है उनको प्रॉपर्टी में रखा जाए, एंड वेयर द एप्लीकेंट इज स्टिल रेजिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑब्टेनिंग पोजीशन। ठीक है, और कोर्ट ने ऑर्डर भी निकाला है कि इस एप्लीकेंट को पोजीशन में रख दो, फिर भी इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, द कोर्ट में ऑल्सो एट द इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेंट ऑर्डर द जजमेंट डेटर और एनी पर्सन एक्टिंग इन हिज इंस्टिगेशन और ऑन दिस बिहाफ टू बी डिटेन इन सिविल प्रिजन। अगर यहाँ पर फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है तो कोर्ट क्या करेगी? जजमेंट डेटर को या फिर एनी अदर पर्सन को सिविल प्रिजन में डाल देगी फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 30 डेज, 30 दिन के लिए। ठीक है, देन आता है रूल नंबर 99, डिस्पोजेशन बाय डिक्री होल्डर और परचेसर। Where any person other than judgment debtor is dispossessed of immovable property by the holder of a decree for the possession of such property, or where such property has been sold in execution of a decree by the purchaser thereof, he may make an application to the court complaining of such dispossession. अब यहाँ पर जो डिक्री होल्डर है, जो डिक्री होल्डर है या फिर परचेसर है, ये किसी अदर पर्सन को डिस्पोजेस कर रहा है कि जो डिक्री होल्डर नहीं है या फिर उसके बिहाफ में नहीं है, उसके साइड में नहीं है,
Where any such application is made, the court shall proceed to adjudicate upon application. कोर्ट क्या करेगा, उस मैटर पे एडजुडिकेशन करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन हियरिन कंटेंट. अब रूल 100 देखो, ऑर्डर टू बी पास्ड अपॉन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग ऑफ डिस्पोजिशन. अब जो 99 में जो डिस्पोजिशन हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग है ये. अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 101 में है, रेफर टू इन रूल नंबर 101. द कोर्ट शैल इन अकॉर्डेंस विद सच डिटर्मिनेशन मेक एन ऑर्डर. फर्स्टली क्या करेगा, या ये या फिर वो. फर्स्टली क्या है कि मेक एन ऑर्डर अलाउइंग द एप्लीकेशन एंड डायरेक्टिंग दैट द एप्लीकेंट टू बी पुट इनटू द पोजीशन. जो एप्लीकेंट है उनको पोजीशन में डाल दीजिए ऑफ द प्रॉपर्टी, और डिसमिसिंग द एप्लीकेशन. या तो एप्लीकेशन अलाउ करेगा और उनको पोजीशन में डालेगा, या फिर उस एप्लीकेशन को डिसअलाउ कर देगा, डिसमिस कर देगा, और या फिर पास करेगा कोई ऐसी ऑर्डर जो कि फिट है या इस पर्पज़ के लिए. देन आता है रूल नंबर 101, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड. Now, all the questions, including questions relating to right, title, or interest in the property arising between the parties to a proceeding on an application under Rule 97 or 99. अब 97 में क्या था कि रेजिस्टेंस अगर कोई पर्सन कर रहा है फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और यहाँ 99 में क्या है, डिस्पोजिशन ऑफ डिक्री होल्डर और द परचेसर. तो कोर्ट क्या करेगा, इन यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं बिटवीन द पार्टीज, इनको सेट करेगा, इनको डिटरमाइन करेगा. ठीक है. and relevant to the adjudication of the application, court shall be determined the dealing with the application and not by a separate suit, and for this purpose the court shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, be deemed to have jurisdiction to decide such question. अब कोर्ट को ऐसा माना जाएगा कि वो क्वेश्चन डिटरमाइन करने का जुरिस्डिक्शन है, और इसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा माना जाएगा कि ये डिग्री के अंदर ही आ चुके हैं. ठीक है. अब रूल नंबर 102, रूल्स नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफरी पेंडेंटी लाइट. ट्रांसफरी पेंडेंटी लाइट मतलब कि जो सूट्स पेंडिंग है. नथिंग इन दिस रूल ऑफ 98 एंड 100. 98 में क्या था कि जो ऑर्डर्स हैं आफ्टर एडजुडिकेशन है, मतलब ये तो अलाउ हो गए या फिर डिसअलाउ हो गए, या फिर 100 में भी हम लोगों ने देखा कि अलाउ होते हैं या फिर डिसअलाउ होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आते हैं. तो रूल्स नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफरी पेंडेंटी लाइट मतलब नथिंग इन रूल 98 और 98 एंड 100 शैल अप्लाई to resistance or obstruction in execution of a decree for the possession of immovable property by a person whom the judgment debtor, किस पर्सन को, जिस पर्सन को जजमेंट डेटर हैज़ ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन विच द डिक्री वॉज पास्ड, और टू डिस्पोजिशन ऑफ एनी सच पर्सन. अब यहाँ पर क्या हो गया था कि जो सूट इनिशिएट हुआ, और उसके बाद में आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट जजमेंट डेटर ने क्या करा है कि अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है एनी पर्सन को, थर्ड पर्सन को यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है. ट्रांसफ़र इंक्लूड्स द ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है. अब यहाँ जो 98 और 100 की जो प्रोविज़न होगी वो उस पर्सन को अप्लाई नहीं की जा सकती. ठीक है. Nothing in this rule shall apply to resistance or obstruction in execution of a decree for the possession of immovable property by a person whom the judgment debtor has transferred the property after the institution of suit in which the decree was pending. ठीक है. तो ये रूल्स जो पेंडिंग प्रोसीजर के लिए है, द पर्सन की जिसको हम लोगों ने एट द पेंडिंग ऑफ द सूट ट्रांसफ़र कर दिया था, ये रूल अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है. ये टोपा में भी है, आप इंटरलिंक कर सकते हो. ठीक है. कि सेक्शन 52 बात करता है कि अगर प्रॉपर्टी पेंडिंग है तो उसके ट्रांसफ़र पे. ठीक है. अब आता है रूल नंबर 103, ऑर्डर्स टू बी ट्रीटेड एज डिक्री where any application has been adjudicated upon under rule 98 or 100. तो इन ऑर्डर को shall thereupon have the same force and same are subject to same condition as to an appeal or otherwise if it were a decree. तो अगर एक डिक्री की ऑर्डर पास होती तो उसको जो अपील के या फिर अदर राइट्स मिलते हैं, तो वही सेम यहाँ पर इस ऑर्डर को ट्रीट किया जाएगा. ये ऑर्डर डिक्री की तरह ट्रीट की जाएगी. देन आता है रूल नंबर 104, ऑर्डर अंडर रूल नंबर 101 और 103 टू बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ पेंडिंग सूट.
अब 101 में क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था, और 103 में क्या था कि ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज डिक्री। तो ये दोनों ही चीज़ें पेंडिंग सूट के रिजल्ट पे डिपेंड करती है, पेंडिंग सूट का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। एवरी ऑर्डर मेड अंडर रूल 101 और 103 shall be subject to result of any suit that may be pending on the date of commencement of the proceeding in which such order is made. If in such suit the party against whom the order made under Rule 101 or under 103 is made has sought to establish a right which he claims to present the possession of the property. यही बताया कि जो पेंडिंग सूट है वो सब्जेक्ट टू मतलब पेंडिंग सूट के रिजल्ट के सब्जेक्ट में है ये रूल नंबर 101 एंड 103. देन आता है 105 और रूल नंबर 105 हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन. सब रूल 1 ये कहता है कि द कोर्ट बिफोर विच एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग रूल ऑफ दिस ऑर्डर इज पेंडिंग. तो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन पेंडिंग है, मे फिक्स अ डे फॉर द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन. तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक डे फिक्स कर सकता है फॉर द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन. देन सब रूल सेकेंड ये कहता है कि वेयर ऑन द डे फिक्स्ड और ऑन एनी अदर डे टू विच द हियरिंग में बी एडजर्न. एक तो उस डेट को जहाँ जब वो जो डेट फिक्स कर दी गई थी फॉर द हियरिंग, या फिर उस डेट को जब एडजर्नमेंट हुई थी, जब अगर ये एडजर्न हुई है तो उस डेट को. द एप्लीकेंट डज नॉट अपीयर. अगर यहाँ पर एप्लीकेंट अपीयर नहीं होता है व्हेन द केस इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर फॉर द एप्लीकेशन टू बी डिसमिस्ड. ठीक है, तो अगर एप्लीकेंट नहीं आता है तो इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है कोर्ट. Where the applicant appears and opposite party does not appear, to whom the notice has been issued by the court does not appear. ठीक है, कोर्ट ने अगर नोटिस इशू की है और अपोजिट पार्टी नहीं आई है तो कोर्ट क्या करेगा, एप्लीकेंट को हियर करेगा, हियर द एप्लीकेशन एंड एक्स पार्टी पास द ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. और जो अपोजिट पार्टी है उसके अगेंस्ट वो एक्स पार्टी ऑर्डर यहाँ पर पास कर देगा. अब रूल 106 क्या कह रहा है, सेटिंग असाइड ऑर्डर पास्ट एक्स पार्टी एक्सेट्रा. नाउ सब रूल 1 ये कह रहा है कि जो एप्लीकेंट है अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज मेड अंडर सब रूल सेकेंड ऑफ रूल 105, कि जिसके मतलब ये जो डिसमिस करती है ना एप्लीकेशन एप्लीकेंट के अगेंस्ट, और द अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है ऑफ दैट रूल, दे मे, ठीक है, एनी ऑफ द पर्सन हु मे the applicant may apply to the court to set aside the order, and if he satisfies the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called on for hearing, the court shall set aside the order. अगर sufficient cause है and if they satisfied the court ने क्या करना है, court shall set aside the order on such term as to cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for the further hearing of the application. अगर कुछ cost लेके या फिर मतलब on the basis on the terms as to cost और otherwise it thinks fit, कोर्ट ने क्या करना है, एक डे फिक्स करना है फॉर द फर्दर हियरिंग और उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देना है. अब सब रूल सेकेंड क्या कह रहा है, नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द अदर पार्टी. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 अनलेस द नोटिस ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द पार्टी. जब तक कि नोटिस सर्व नहीं की जाती तो ऑर्डर नहीं पास कर, नोटिस इज़ द प्राइमा फेसी कंडीशन फॉर पासिंग एन ऑर्डर. देन आता है सब रूल थर्ड, एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 शैल बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. तो मतलब कि सेट असाइड कर दी है या फिर डिसमिस कर दिया है ऑर्डर, तो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन 30 days मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. और वेयर इन केस ऑफ एक्स पार्टी ऑर्डर द नोटिस वॉज नॉट ड्यूली सर्व्ड, अगर ये नोटिस ड्यूली सर्व नहीं है तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट व्हेन द एप्लीकेंट हैड नॉलेज ऑफ द ऑर्डर. तो अगर ये नोटिस ड्यूली सर्व नहीं है एक्स पार्टी की ऑर्डर में, तो जिस दिन ये ऑर्डर ये नोटिस जब उस पर्सन के अपोजिट पार्टी के नॉलेज में आएगी तो उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होगा 30 days का. ठीक है, सो येस दिस वाज द सेल अंडर द CPC. वी हैव कवर्ड ऑल द रिलेवेंट प्रोविजन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिगार्डिंग सेल.